नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफ न्यूज। आज जो हरियाणा की राजनीति में जो उठक पटक हुई है, जो बदलाव एकदम से हुआ है, उसको लेकर के परिचर्चा करेंगे। और परिचर्चा में हमारे साथ शामिल है सुभाष मल्होत्रा जी, जो कि भाजपा हिसार के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत मल्होत्रा जी। धन्यवाद। तो मल्होत्रा जी, जिस तरह से भाजपा ने गठबंधन तोड़ा जेजेपी के साथ में, और अपना जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह जो है नायब सैनिक को घोषित किया, इसके पीछे क्या मानते हैं? ऐसा है, जेजेपी नए आगामी लोकसभा के चुनाव जो आने जा रहे हैं उसको लेकर के उनका ये प्रयास रहा है कि भिवानी लोकसभा सीट और हिसार इस समझौते के तहत उनको दिया जाए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सरसाइज भी की, दबाव भी बनाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी उनको किस कैपेसिटी में उनको वो सीटें देती? वो एक मामूली सा हमारा पार्ट थे और सरकार तक समझौता था, एनडीए का पार्ट भी वो नहीं थे। तो इसलिए सीटों की कंसीडरेशन मुझे नहीं लगता कि वो ठीक थी। अब जहाँ तक उनके साथ समझौता टूटने ना टूटने की बात है, अगर उनको टिकटें नहीं मिली हैं तो वो समझौता, तो उनको ही लगता है कि समझौते का कोई अर्थ नहीं बचा। तो इसलिए समझौता तो उस ढंग का था ही नहीं कि एनडीए का वो पार्ट थे। वो सरकार के अंदर रहने का एक समझौता तात्कालिक था। और वो अगर परिस्थितियां बदलती हैं, वायुमंडल राजनीतिक बदलता है, या नया समीकरण और बनते हैं, नया परिदृश्य तैयार होता है, उस हिसाब से फिर अगला समझौता उसके अनुसार होता है। तो मल्होत्रा जी, ये तो ठीक है कि भी जेजेपी बीजेपी का गठबंधन था। जेजेपी ने लोकसभा सीटें कुछ मांगी, बीजेपी देने का इनकार किया। लेकिन एकदम से सीएम बदलने वाला जो फैक्टर आया है, किसी को आभास ही नहीं हो रहा। एक दिन पहले तुम प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हैं, और एकदम से जो इस तरह से चेंज करना। ऐसा मनोहर लाल खट्टर जी एक बहुत, मैं समझता हूँ, बहुत ही कुशल, सक्षम और एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में वो अपना कार्य करके गए। और ये पार्टी जो चलायमान पार्टी होती है, चलती है, एक बहता दरियाव है। इसमें समय समय के ऊपर परिवर्तन होना, नए चेहरों को आगे लाना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, कोई नई नहीं है। लेकिन जहाँ तक लोग ये समझते हैं कि एक अचानक ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि कभी भी जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखती हैं उसकी, नए चुनावों को देख करके। क्योंकि जैसे जैसे नए चुनाव आते हैं उनके समीकरण नए बनते हैं, विरोधी दल कैसा व्यूह रचना तैयार करता है, और उनकी व्यूह रचनाओं का पब्लिक के ऊपर क्या असर होता है, पब्लिक की क्या डिमांड है, उसमें से हम सीटें कैसे जीत सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चलता है। तो पार्टी ने ये काम किया है। तो पार्टी को ये लगा होगा कि इस समय नए चेहरे को अगर सामने लाएं, नए समीकरण पब्लिक को दें, तो शायद ये ज़्यादा अनुकूल पार्टी के पड़ेगा। इसलिए एक स्वाभाविक है कि ये परिवर्तन हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मनोहर लाल जी के प्रति कोई विश्वास ना हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने काम किया है और प्रधानमंत्री जी ने उन पर जितना विश्वास जताया उसके अनुसार उन्होंने काम भी किया। अब उनको ये लगा कि मनोहर लाल जी से ज़्यादा प्रभावशाली अगर और हम लड़ाई का, जो राजनीतिक लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, उसमें हम अच्छा आउटपुट और अच्छा ले सकते हैं, पब्लिक के अनुकूल ले सकते हैं। तो पार्टी को लगा, उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में ऐसा है, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है, ये अपना विकास को लेकर के वोट की मांग करते या इस तरह से करते, लेकिन अब उनको एक तरफ कर दिया गया है। तो फिर खट्टर साहब ने नौकरियां देने में, प्रशासन को बहुत अच्छा ढंग से चलाने में, पोर्टल जो उन्होंने किए हैं, नए बनाए हैं, उस हिसाब से ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से लोगों में बहुत एक सुकून महसूस हुआ था। भाई खट्टर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन क्योंकि खट्टर थे इसलिए वो काम रहेंगे। नेचुरल जो नया प्रधानमंत्री आता है वो पार्टी की नीतियाँ थी, खट्टर साहब की व्यक्तिगत तो था नहीं। पार्टी ने क्या फैसला लिया, एक सरकार के रूप में उन्होंने क्या किया। तो जो आने वाला नेतृत्व नया होता है वो कभी भी जो पुराने विकास के कार्य होते हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करते।
वो खट्टर साहब के थे इसलिए मैं नया आरंभ का मैं नया अपने हिसाब से करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके कहने के अनुसार भाजपा जो है व्यक्तिगत किसी को मानती नहीं है, सिर्फ नीतियों को, पार्टी की नीतियों को ही तवज्जो देती है। जी इसीलिए जो है पहले नायब सिंह सैनी को एकदम से जो है ओम प्रकाश धनखड़ के बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अब सीएम की लाइन में खड़ा किया। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ओबीसी वोट को लुभाने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कोई वर्गवाद जातिवाद इसको आधार बना करके काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न वर्गों में, जो समाज का पूरा वृद्ध समाज है उसका एक बहुत वर्ग होते हैं, उन वर्गों में समय समय के ऊपर समन्वय कैसे बिठाया जाए, पार्टी के साथ आम पब्लिक जुड़े कैसे, इसका चिंतन पार्टी में सतत चलता रहता है। तो हर एक को मौका देते हैं। धनखड़ जी को दिया, जितनी उनमें क्षमता थी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पार्टी को लगा कि इसका और अच्छा रिजल्ट हम अगर ये प्रयोग करें तो नायब सिंह सैनी के रूप में और भी अच्छा हो तो सकता है। जेजेपी के साथ में भी अच्छा समन्वय बनाया था भाजपा ने और 4.5 साल निकाले भी। और अब तो सोशल मीडिया पे ये क्या बोलते हैं, आपको ये भी कहने में आ रहा है कि 4.5 साल बाद में जो है दुष्यंत को जो है रिटायरमेंट दे दी गई है। इस तरह के काफ़ी कुछ आ रहे हैं। तो ये मेरा जो सवाल ये है, क्या पार्टी अब ये मानने लगी है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं? ऐसा है, गठबंधन टेम्परेरी होते हैं। गठबंधन का मतलब ही होता है ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही गठबंधन किया जाता है। पार्टी को लगा होगा कि अब जेजेपी के साथ वो राजनीतिक जो हम जिस उद्देश्य को लेकर के जनता की सेवा करें, ये जनता को अधिक सुख दे सके, जनता तक हमारी नीतियाँ बहुत प्रैक्टिकेबल हो, बड़ी पहुंच सके, वहाँ तक अंत्योदय तक हमारी योजनाएं जाएं। लगा होगा कि अगर हम इनको हटा करके वो करें तो पब्लिक में हम ज़्यादा अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो ये पार्टी की नीति है। तो ये नहीं है भाई उसके साथ वो एक सत्ता का समझौता था, उस समय तात्कालिक था। हाल ही में हिसार के सांसद ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया और बहुत सारे भाजपाई जो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि वर्तमान सांसद ने जो छोड़ करके वो कांग्रेस में गए हैं, मूलतः वो थे भी कांग्रेसी। अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, आज अखिल भारतीय स्तर पर है, राज करने वाली पार्टी है, इसका विश्वास है, तो नए नए प्रयोग करती है पार्टी। उन्होंने प्रयोग किया कि जिस वर्ग से आते हैं, किसान कमेरे वर्ग का नाम लेकर के इनका पारिवारिक बैकग्राउंड है, अगर इनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए तो शायद और अच्छा हम आउटपुट दे पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ऑलमोस्ट ये मैंने देखा है कि जो इस टाइप के लोग, कैडर से हट करके लोग आते हैं, वो आते इसीलिए है कि हम वहाँ जा कर के क्या हासिल कर सकते हैं, उनका एम तात्कालिक एम होता है। और पार्टी में जो कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें काम करने वाला कार्यकर्ता वो सोचता है कि मैं कैडर को बढ़ाऊं कैसे, पार्टी को कैसे आगे ले जाऊं, इसकी नीतियों को जनता में कैसे ले जाऊं। उनके और इनके सोच में बड़ा अंतर है। तो मल्होत्रा जी, पार्टी की बात करें, अभी आपने कहा कि कैडर को तो आप भाजपा ही मानते हैं, दूसरी पार्टियों से आते हैं, वो क्या भाजपा क्यों नहीं हो बन पाते? कई ऐसे आए हैं, बड़े उदाहरण हैं जो आकर के रमे हैं, उन्होंने वो आगे फिर बढ़े भी हैं। लेकिन जिन्होंने केवल यही सोचा कि भाई केवल मैं, मेरा मेरा परिवार है, वो फिर पिछड़ भी गए हैं। जैसे अब वीरेंद्र सिंह जी ने सोचा, पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को क्या नहीं दिया, घर वाली एमएलए बना दी, ये वीरेंद्र सिंह मंत्री बने, फिर वो हट गए तो उनकी जगह उनके बेटे को एमपी बनाया। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने क्या है सहजता देखी, ये समझ से बात है। मतलब टिकट कटने के बाद ये फैसला लिया है कि कहीं ना उनको कहीं ऐसा आभास होगा आलाकमान कि में नाम शायद नहीं चल रहा था। उनको ऐसा आभास होगा कि आगे शायद उनको टिकट नहीं मिलनी। अब पार्टी है, पार्टी चारों तरफ सोचती है। तो मल्होत्रा जी, जो समझौतावादी राजनीति हो चुकी है कि राजनेता आता है, समझौता करता है कि हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि हम आपके आए तो क्या दो और आप हमारे आओ तो क्या लेकर के आओगे। इस तरह से राजनीति का जो हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि राजनीति जो कमाने की दृष्टि से राजनीति लोग करते हैं, हर एक का हक है, जो आता है उनके अपने अपने सोच है। और पार्टी की कई बार मजबूरियां होती हैं, जैसे पिछली बार अपनी मजबूरी थी, 40-41 सीटें हमें आई, बहुमत के लिए इनकी ज़रूरत थी, वो हमने ली। लेकिन जो लोग ये समझ करके आते हैं कि मैं वहाँ जा करके क्या लूँगा, क्या कमाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कि अपने वर्गों में भी, अपने हलके में भी, अपने एरिया में भी, जिन जहाँ से ये लोग आते हैं, उनके काम करने के लिए, उनकी भलाई के लिए नहीं आते।
तो अंततोगत्वा ये फिर इसी तरह रिटायर होते हुए देर नहीं लगती, इनकी खत्म होते हुए। ये मान के चले कि राजनीति जो है समझौते से चलती है, और राजनीति के अंदर जब पूरा हो जाता है कोई काम तो पीठ भी पीठ पे भी लात लगती है। नहीं, जो सिर्फ समझौता इसलिए करता है कि मेरा मेरा भविष्य क्या है, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है, वो खत्म भी ऐसे ही होता है फिर, जैसे वीरेंद्र सिंह जी वाला है। मैं आज ये मेरा अनुमान आपको बता रहा क्या हूँ लगता है कि कि वीरेंद्र भाजपा सिंह अगर टिकट कांग्रेस की टिकट पर आते हैं तो इनके साथ वही हाल होगा जो दुष्यंत को इन्होंने हराया था ना, इतने मार्जिन से वोट बढ़ने से, उससे भी कम मार्जिन, उससे भी ज्यादा मार्जिन से इनकी हार होगी। तो भाजपा को क्या लगता है कि इस तरह इस मुकाम पे आके हरियाणा के अंदर जब भाजपा को जरूरत थी तो गठबंधन किया, जेजेपी को मिलाया और हरियाणा के अंदर सरकार बनी, लेकिन एन मौके के ऊपर आकर के ये लगने लगा है भाजपा को कि वो अकेली सत्ता के अंदर 10 की 10 सीटें जो है हरियाणा की जीत पाएंगी। हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती हैं, और उस पर अनपेक्षित प्रेशर बना करके ये किया जाए कि भाई हमें भी तो इनमें से 2 सीटें, तो किसके लिए? जो सक्षम है पार्टी, आज मोदी जी का ग्राफ इतना जबरदस्त है, वो इनको किस लिए दे सीटें? अपने कार्यकर्ताओं को देंगे जो जीत सकते हैं उनके, ताकि वो पार्टी ज्यादा सहजता से काम कर सके। इसमें कोई बुराई मैं नहीं देखता हूँ। तो ये थी परिचर्चा। हमारे साथ में मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं जो भाजपा के हिसार के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, और पूरी परिचर्चा हमने इनके साथ में राजनीतिक उथल पथल जो अभी हरियाणा के अंदर मची उन पर परिचर्चा की। आपका क्या कहना है इस परिचर्चा के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।